हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ। 10 प्रश्नों को हम लोग रिवाइज़ करेंगे जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं। और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा जिसका जवाब आप कमेंट में देकर बता सकते हैं, और इसका उत्तर और व्याख्या हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और कुछ स्टैटिक जीके को भी हम लोग देख लेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग करीब 5-6 प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखने वाले हैं, और इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, चतरा में विख्यात मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसे कब राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2016, तो ऑप्शन डी 2020। दोस्तों जो ये इटखोरी महोत्सव है, इसे राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा 2016 में। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि इसी वर्ष 20 से 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। चतरा में इसका आयोजन किया जाता है और विख्यात मां भद्रकाली मंदिर परिसर में इस राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन 2023 में फरवरी के महीने में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 2015 में इटखोरी महोत्सव को राजकीय दर्जा देने की घोषणा की थी, जबकि 2016 में इसे राजकीय दर्जा दिया गया और पहली बार इटखोरी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। जिसके बाद चतरा जिले के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष इस 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो विकास यानी पर्यटन विकास के उद्देश्य से इस महोत्सव की नींव रखी गई थी, और सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ही इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि पर्यटन विकास भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। यह 3 धर्मों यानी सनातन, जैन और बौद्ध का संगम स्थल है। चलिए अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड जो नए करंट अफेयर्स है उसे देख लेते हैं। और इसके अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक और शायर हिमकर श्याम को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भाषा सम्मान 2023, ऑप्शन बी इफ्को सम्मान 2023, ऑप्शन सी साहित्य शिखर सम्मान 2023, अथवा ऑप्शन डी शताब्दी सम्मान 2023। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य शिखर सम्मान 2023 से प्रसिद्ध लेखक और शायर हिमकर श्याम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि हिमकर श्याम प्रसिद्ध लेखक और शायर हैं। इन्हें साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मोराबादी स्थित आयोजित समारोह में दिया गया था। हिमकर श्याम को चीना समूह द्वारा प्रतीक चिन्ह, वंदन वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जीना समूह साहित्य, कला और संस्कृति और समाज के विकास के लिए पिछले 51 वर्षों से कृत संकल्पित है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हिमकर श्याम जो कि एक गज़ल की दुनिया के एक चर्चित हस्ताक्षर है यानी जाना माना नाम है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी रचनाओं में ये शामिल करते हैं। हिमकर श्याम विगत 3 दशक से लेखन और पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्हें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से शताब्दी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भी साहित्य के क्षेत्र के कई सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। और दूसरा प्रश्न है आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत, झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए SC, ऑप्शन बी OBC, ऑप्शन सी ST, अथवा ऑप्शन डी जनरल। दोस्तों ट्रांसजेंडरों को अब आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और यह आरक्षण का लाभ दिया जाएगा OBC श्रेणी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों को आरक्षण के लाभ देने का निर्णय लिया है और यह निर्णय हाल ही में कैबिनेट की बैठक में की गई है। इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी वर्ग में आरक्षण नहीं मिला है उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी श्रेणी में लाभ मिलेगा। यह निर्णय पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के से जारी आदेश के आलोक में किया गया है। इसके अलावा इन्हें हर माह मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये देने का भी निर्णय झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों देखते हैं अब तीसरा नंबर प्रश्न को। झारखंड के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी के सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर यानी कॉट लिट का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरिराम मीणा, ऑप्शन बी महुआ माझी, ऑप्शन सी IV हांसदा अथवा ऑप्शन डी महादेव टोप्पो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महादेव टोप्पो को, जो कि झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार है। उन्हें कॉट लिट का सदस्य बनाया गया है साहित्य अकादमी में। आपको बता दें कि झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार हैं महादेव टोप्पो और 6 सितंबर 2023 को साहित्य अकादमी के कॉटलिट यानी सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर का सदस्य नियुक्त किया गया है झारखंड के महादेव टोप्पो को। महादेव टोप्पो के बारे में दोस्तों बता दें कि झारखंड के एक प्रख्यात साहित्यकार हैं। 1954 में इनका जन्म हुआ था रांची के हुलसी गांव में और कुडुख आदिवासी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर यानी PG की शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही 1994 में पुणे स्थित फिल्म एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कोर्स भी किया था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है जंगल पहाड़ के पाठ जो कि कविता संग्रह है और सभ्यों के बीच आदिवासी जो कि लेख संग्रह है। और साथ ही आपको बता दें कि कविता संग्रह जो है महादेव टोप्पो का जंगल पहाड़ के पाठ का अंग्रेजी, मराठी और संथाली में अनुवाद भी किया जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि उनकी कुछ कविताओं का जर्मनी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, संस्कृत, संताली और असमिया में भी प्रकाशन किया गया है। उन्होंने कुडुख फिल्म, पहाड़ा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एडपा काना यानी गोइंग होम में भी अभिनय किया है। उन्होंने अपनी मातृभाषा कुडुख में लघु नाटक की रचना भी की है। महादेव टोप्पो को बिरसा मुंडा पुरस्कार सहित अन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और मातृभाषा कुडुख के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। और आज का चौथा नंबर प्रश्न है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या के मामले में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी 10वां अथवा ऑप्शन डी 11वां। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, छठा स्थान हासिल हुआ है झारखंड को। आपको बता दें कि सुसाइड के मामले में झारखंड का देश भर में छठा स्थान है और 2019 की तुलना में 2020 में आत्महत्या की दर यह आंकड़ा बताता है और इसी के आधार पर यह रैंकिंग जारी किया गया है जो नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी NCRB के द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि NCRB का ताज़ा आंकड़ा है, एक साल में झारखंड में 2145 लोगों ने जान दी है और देश की अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 1.65 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। और आत्महत्या के मामले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिस राज्य में बढ़ोतरी हुई है वह राज्य है उत्तराखंड, जहां 2019 से 2020 में 82.8% की सुसाइडल केस में बढ़ोतरी हुई है। वहीं झारखंड में 2019 से 20 में तुलना करें तो 30.5% की वृद्धि हुई है, जबकि कुल 2145 लोगों ने जान दी है यानी आत्महत्या किया है। आपको बता दें कि इस सिलसिले में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 का वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम भी निर्धारित किया है और यह थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि एक कार्य योजना के तहत ही आत्महत्या जैसी सामाजिक समस्या से निपटा जा सकता है।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। और प्रश्न नंबर 5 है, उड़ीसा के लिट्टीबेड़ा से रांची के सोटिया तक 147 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के तहत झारखंड में कुल कितने किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए 121 किलोमीटर, ऑप्शन बी 101 किलोमीटर, ऑप्शन सी दोस्तों 91 किलोमीटर, अथवा ऑप्शन डी 81 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 121 किलोमीटर। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा के लिट्टीबेड़ा से रांची के सीईटीओ तक कुल 147 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना है, जिसमें 121 किलोमीटर लंबाई झारखंड में होगा इस एक्सप्रेस वे का। और झारखंड में करीब 3,400 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी और 3 फेज़ में इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवीजन करने का। और यह पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, मेकन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, रांची का मेकन लिमिटेड अपना 65वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया है। दूसरा प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के छात्र छात्राओं को सप्ताह में किस दिन एनीमिया की दवा दी जाएगी? इसका उत्तर है प्रत्येक बुधवार को। तीसरा प्रश्न है, लोहरदगा लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल और आसपास के क्षेत्रों से जांच एजेंसी एनआईए ने किस ऑपरेशन के तहत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था? इसका उत्तर है ऑपरेशन डबल बुल। आपको बता दें कि नक्सलियों का बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से कनेक्शन होने के कारण एनआईए को भी इसमें सम्मिलित होना पड़ा था, जिसके बाद जाकर 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा सका था। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी ने 2022-23 के लिए आयकर विभाग को एडवांस टैक्स के तौर पर कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इसका उत्तर है 38 करोड़ रुपए। और पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान भी 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया था एडवांस टैक्स के रूप में धोनी ने। खेलो इंडिया के तहत हरियाणा के सोनीपत में 2 से 4 अप्रैल 2023 तक खेले गए वीमेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी कंपटीशन में किसने गोल्ड मेडल हासिल किया था? इसका उत्तर है दीप्ति कुमारी, जो कि एक प्रसिद्ध तीरंदाज है। इन्होंने 2 से 4 अप्रैल के दौरान खेले गए खेलो इंडिया में टॉप रैंकिंग हासिल किया और गोल्ड मेडल भी जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि रिवीजन के तौर पर हम लोग देखने वाले हैं। और यह प्रश्न है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कितने शहरों के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इन्हें लागू किया जा रहा है? उत्तर है 3 शहर को इसमें शामिल किया गया है। और ये 3 शहर हैं जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शामिल किया है। यह है रांची, जमशेदपुर और धनबाद। अगला प्रश्न है, किन 2 जिलों के अलावा झारखंड सरकार ने राज्य के 24 में से 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है? इसका उत्तर है पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। ये 2 ऐसे ज़िले हैं जिसे झारखंड सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया था। ये दोस्तों पिछले वर्ष की बात है, यानी 2022 की। और इस सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद जो किसान इससे प्रभावित हुए थे, उन्हें प्रति किसान 3,500 रुपये करके मुआवजा भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से हजारीबाग जिले में की गई थी? इसका उत्तर है बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हजारीबाग जिले में सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, 2019 विधानसभा चुनाव के बाद अब तक कितने विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 6। अब तक कुल 6 उपचुनाव हो चुके हैं। दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर, रामगढ़ और हाल ही में चुनाव हुआ था डुमरी में, जहां बेबी देवी विजयी हुई हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने किस जिले में गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास किया? इसका उत्तर है सिंजो गांव, पलामू जिले में गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास किया गया है, जहां गौ वंश का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस राजनीतिज्ञ को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी अथवा ऑप्शन डी रघुवर दास। दोस्तों, इसका उत्तर और डिस्क्रिप्शन यानी व्याख्या हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और आप इसका जवाब कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टैटिक जीके यानी ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को। और इसके अंतर्गत दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक या पर्यटन स्थल गुमला जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नौरतनगढ़ और आंजन धाम, ऑप्शन बी गोबरसिल्ली और टांगीनाथ, ऑप्शन सी टांगीनाथ धाम और आंजन धाम अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी नौरतनगढ़ और आंजन धाम, गोबरसिल्ली और टांगीनाथ धाम, यह चारों राज्य झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, जो पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल के रूप में इन्हें जाना जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं सभी के बारे में। आपको बता दें कि टांगीनाथ धाम डुमरी प्रखंड में गुमला में स्थित है और यह 7वीं से 9वीं शताब्दी में निर्मित बताया जाता है, जो कि एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक त्रिशूल है जो जमीन में गड़ा हुआ है, जिस पर जंग नहीं लगता, जिसके कारण यह प्रसिद्ध है। वहीं नौरतनगढ़ की बात करें तो यह सिसई प्रखंड गुमला में स्थित है और यह नागवंशीय राजाओं की धरोहर माना जाता है। राजा दुर्जन शाह ने नौरतनगढ़ की स्थापना कराई थी। वहीं गोबरसिल्ली की बात करें तो ये भी गुमला जिले में पालकोट में स्थित है और प्रकृति का एक अद्भुत बनावट है यहाँ, और इसे झूलता पहाड़ भी कहते हैं। वहीं आंजन धाम की बात करें तो आंजन धाम भी गुमला में स्थित है। आंजन गांव के घने जंगल व पहाड़ की चोटी पर माता अंजनी के गर्भ से बालक हनुमान का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है आंजन धाम के बारे में। चलिए दोस्तों, अब फनलाइनर के फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा यह संचालित योजना है और राज्य के बाहर यानी झारखंड के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाती है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत। यानी जो छात्र और छात्राएं आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और राज्य के बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति योजना है और यह झारखंड गठन के बाद 2001 में ही शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का प्रारंभ दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है और कोयला खनन भी यहीं से प्रारंभ हुआ था, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में। आपको बता दें कि झरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां झारखंड का कुल कोयले उत्पादन का 60% यहीं से उत्पादित होता है। और वहीं अगर भारत की बात करें, भारत से तुलना करें तो लगभग एक चौथाई यानी 25% कह सकते हैं कि 25% कोयला का उत्पादन झरिया से ही होता है। यानी भारत में 25% जो कोयले का उत्पादन होता है वो झरिया से होता है। वहीं झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है और यह BCCL के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो मुख्यतः 3 कोयला क्षेत्र है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी और एक और है राजमहल क्षेत्र। ये 3 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं झारखंड में, जहाँ सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन होता है दामोदर घाटी में होता है। और दामोदर घाटी में अगर बात करें तो दामोदर घाटी में ही कुल 95% झारखंड के कुल कोयला उत्पादन होता है, यानी दामोदर घाटी से। दोस्तों, अब चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के प्रत्याशियों के लिए विधानसभा में सुरक्षित सीटों की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 के तहत ही झारखंड में विधानसभा में जो सीटें आरक्षित की गई है
वो अनुच्छेद 332 के तहत ही की गई है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, झारखंड में वर्तमान में 81 विधानसभा सीट हैं और जिसमें एसटी के लिए जो सुरक्षित सीट हैं यानी आरक्षित सीट हैं वो हैं 28 और एससी के लिए जो है वो है 9। और ये जो सीटें आरक्षित की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत की गई है। वहीं अनुच्छेद दोस्तों आपको 330 के बारे में बता दें कि अनुच्छेद 330 भी आरक्षण से ही संबंधित है, परंतु एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सुरक्षित की गई है सीटें अनुच्छेद 330 भारतीय संविधान के अनुसार। और झारखंड में कुल 5 अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा सीट आरक्षित है और 1 अनुसूचित जाति के लिए। प्रश्न नंबर 4 यानी नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये इसका उत्तर है लगभग 91% और 9% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है जनजातीय आबादी का क्षेत्र। वहीं अगर झारखंड में एसटी की बात करें यानी अनुसूचित जनजाति के कुल आबादी का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल आबादी है अनुसूचित जनजाति का वो 26.2% है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 86,000 यहाँ पे जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की, जो 26.2% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका विद्रोह में मारा गया अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका उत्तर है अगस्टस क्लीवलैंड। आपको बता दें कि तिलका विद्रोह के दौरान तीर लगने से अगस्टस क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई थी। वहीं अगर तिलका विद्रोह की बात कर ले दोस्तों तो 1783 से यानी 1783 में शुरू हुई थी तिलका विद्रोह और 1783 से 85 तक यह आंदोलन चला था और इसका नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने, जिसे जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि यह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। और 1784 में एक बात और याद रखिए, जो इनकी हत्या हुई थी अगस्टस क्लीवलैंड की वो 1784 में हुई थी। 1784 में तिलका आंदोलन के दौरान, तिलका विद्रोह के दौरान तिलका विद्रोहियों के द्वारा तीर लगने से अगस्टस क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई थी। और अगस्टस क्लीवलैंड उस समय संथाल परगना के भागलपुर क्षेत्र का कलेक्टर था। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।